अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोस्ट कैबेज फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। ये टॉपिक रिटर्न्स के हवाले से, इसके अलावा वाइवा के हवाले से और दोनों एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पोस्ट कैबेज फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है, और वाइवा के अंदर भी, इवन थेरा के वाइवा के अंदर भी और पीटी के वाइवा के अंदर भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसके अंदर सबसे पहले ये बताना है कि जो पोस्ट कैम्ब्रिज पेशेंट होता है उसके अंदर टोटल 4 फेजेस होती हैं। एक होती है इन पेशेंट पीरियड। जो फेज 1 है वो इन पेशेंट पीरियड है, यानी जब पेशेंट का कैबेज हुआ है और उसके इमीडिएटली बाद जिसका जो हॉस्पिटल का फेज होता है उसको हम कहते हैं कि वो इन पेशेंट पीरियड है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फेज 2 होती है वो आपके पास इमीडिएट पोस्ट डिस्चार्ज पीरियड होता है, जो कि तकरीबन 2 to 6 वीक्स का होता है। यानी जब पेशेंट को आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन जाहिर है आपने उसको थोड़ी बहुत अंदर अपनी सुपरविजन रखना होता है कि पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना डिवेलप हो जाए। फेज 3 ये होता है कि जिसके अंदर सुपरवाइज्ड आउट पेशेंट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपने स्ट्रक्चर्ड यानी आप उसका होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं और पेशेंट जो है वो आउट पेशेंट होता है, यानी उस वक्त टाइम पेशेंट अपने घर के अंदर होगा, हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता। इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 6 to 12 वीक्स तक होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जाता है फेज 4 के अंदर लॉन्ग टर्म फॉलो अप। ये चारों फेजेस बताने का मकसद ये है कि जो फिजियोथेरेपी प्रोग्राम आप जो डिजाइन करते हैं वो इनके अकॉर्डिंगली होता है। यानी जो इन पेशेंट पीरियड होता है उसके अंदर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, और इसके अलावा जो आपके पास जो पोस्ट डिस्चार्ज पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है, यानी जिसके अंदर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले जो फेज 1 है, यानी कि जो इन पेशेंट पीरियड है, यानी पेशेंट के अंदर इमीडिएटली कैबेज हुआ है और अब आपने इसके अंदर कौन सी एक्सरसाइज प्रोग्राम करवाना है। सबसे पहले ये है कि जब पेशेंट का कैबेज हुआ तो जो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आप कहते हैं कि अर्ली मोबिलाइजेशन हम करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को एज ऑफ द बेड के ऊपर बिठाना है। पेशेंट को आप खड़ा कराएंगे, उसको वॉक कराएंगे और इसके अलावा उसको कहेंगे कि वो अपने एडीएस परफॉर्म करे। तो इसके अंदर आपने ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि सिटिंग at the edge of the bed, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडिंग, इसके अलावा वॉकिंग और इसके अलावा परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एडीएल्स। ठीक है। ये चारों बातें आपके पास अर्ली मोबिलाइजेशन विद इन फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आती हैं। सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड, आपने उसको सबसे पहले बिठा देना है। स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड परफॉर्मिंग एडीएल्स। उसके बाद जाती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम क्यों करवाते हैं? सबसे पहला तो पॉइंट इसके अंदर ये होता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। जिसके अंदर आ जाता है आपके पास एटिलेक्टेसिस, जिसके अंदर लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा निमोनिया। ठीक है। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है। तो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अंदर हमारे पास आ जाता है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। ठीक है। और इसके अलावा जो है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये बातें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है। सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लिख के तो वहां से भाग नहीं जाना, बल्कि ये बातें भी आपने लिखनी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करवाते हैं टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि एक्टिलेक्टिसिस है या निमोनिया है। अब ये ब्रीदिंग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है कि जिसके अंदर आप पेशेंट को ये कहते हैं कि जब उसने सांस लेना है तो उसने जब सांस वो अंदर लेके जा रहा है तो उस वक्त वो अपने स्टमक को, यानी अपने पेट, अपने एब्डोमेन को बाहर की तरफ लेके आए, और जब उसने एक्सहेल करना है तो उस वक्त अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाए। इससे ये होगा कि उसकी जो चेस्ट के ऊपर जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी और बेसिकली एब्डोमिनल मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हो रही होती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को एक तो इंसिजनल पेन कम होती है और पेशेंट को जो लंग्स है, ये पेशेंट की जो चेस्ट के ऊपर जो काम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसका जो ब्रीदिंग जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी नहीं होंगी। इसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है जो कि हम पोस्ट कैबेज पेशेंट के अंदर, इवन सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर कराते हैं। स्पायरोमेट्री बेसिकली एक आपके पास एक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप पेशेंट को कहते हैं कि उसको उसके अंदर बलून्स होते हैं, बल्कि वो हम सीओपीडी के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे कि इसकी पूरी वर्किंग कैसे होती है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की। ठीक है। बहरहाल आपने यहाँ पे जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लिखना है तो आपने साथ ये चीजें मेंशन करनी है। अर्ली मोबिलाइजेशन विद इन फर्स्ट 24 आवर्स लिखना है तो उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन करनी है। फिर आ जाती है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसके अंदर आपके पास आ जाती है वाइब्रेशन,
ठीक है। इसके अंदर आमतौर पे ना एक वाइवा के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाइब्रेशन और शेकिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वाइब्रेशन बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर आप इस तरह से क्या कहते हैं, वर्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, और शेकिंग के अंदर ये होता है कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और वाइब्रेशन शेकिंग कराते हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर जो है वो परकशन करनी होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो पोस्चरल ड्रेनेज होती है। ठीक है, अब पोस्चरल ड्रेनेज जो है ये चीज सारी चीजें आपने करवानी है ताकि उसके अंदर जो भी स्पूटम वगैरह है, ठीक है, ये जो भी सिक्रीशंस हैं वो उसके अंदर क्लियर आउट हो जाएं। ठीक है, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर आपने ये बातें मेंशन करनी है कि हम उसके अंदर शेकिंग, वाइब्रेशन, परकशन, पोस्चरल ड्रेनेज करवाते हैं टू क्लियर आउट ऑल सिक्रीशंस। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है आपके पास रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। आपने जेंटल आरवाम उसके अंदर करवाने हैं। क्यों करवाने हैं? ताकि उसके अंदर ज्वाइंट स्टिफनेस ना हो सके, और दूसरी बात ये था कि उसका जो मसल फंक्शन है वो भी मेंटेन रहे। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द पोजीशनिंग। क्या एजुकेट करना है आपने पेशेंट को कि वो अपनी इंसिजन साइड के ऊपर स्ट्रेन को किस तरह से कम कर सकता है। ठीक है, एजुकेट पोजीशनिंग टू द पेशेंट टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन इंसिजन साइड। इसके लिए आपने उसको ये कहना है कि वो पीलो या कुशन वगैरह जो है वो स्पोर्ट के लिए यूज कर ले। यानी जिस जगह पर अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट बैठा हुआ है तो उसको कहेंगे आप पिलो यूज कर लो। ठीक है, या कोई कुशन यूज कर लो, अपनी उस इंसिजन साइड के ऊपर रख लो आप, ताकि उस इंसिजनल साइड के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कम हो जाए। इसके अलावा आप हॉट हॉट या जो कोल्ड पैक होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट पोस्ट कैबेज पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि जो पोस्ट कैबेज पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर भी चला जाता होता है, और साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आ जाता है प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम। जाहिर है हमने उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर जो फिटनेस होती है उसके ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, इस इन चारों चीजों को आपने फोकस करना है। और जब आपने उसका एक्सरसाइज उसको करवा रहे होते हैं तो इस दौरान उसके जो वाइटल साइंस हैं उनको आपने मॉनिटर जरूर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट रिसेंटली कैबिज से निकल के आया है, और आपने अगर उसका ये ध्यान नहीं रख रहे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी जो है वो पल्स कितनी है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये ना कि उसके अंदर एंजाइना दोबारा से हो रहा है या हार्ट पेन दोबारा से हो रही है। तो हमने बहुत जरूरी है इसलिए कि हम उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करें। इसके अलावा ये आ जाता है कि आपने पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है। ठीक है, एजुकेट करना है कि रिगार्डिंग आपका क्या प्लान होगा, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है, और इसके अलावा फॉलो अप। अब ये जो आप होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं इसको डिजाइन करने के लिए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये होती है कि आप असेसमेंट करते हैं पेशेंट की। ठीक है, असेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करते हुए आपने जाहिर है उसके अंदर देखनी है पेशेंट की पहले से उसकी जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है, उसका बैलेंस कितना है, उसकी इंड्योरेंस कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है उसके अंदर वार्म अप और कूल डाउन पीरियड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अंदर ये जो चार चीजें हैं इनका होना भी बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी आमतौर पे हम इसके अंदर जो है वो कितनी रखते हैं, वो 2 to 3 टाइम्स अ वीक। ठीक है, यानी हफ्ते में हम उस पेशेंट को 2 से 3 दफा एक्सरसाइज कराते हैं। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी इसके अंदर हमने जो है ना मॉडरेट ही रखनी होती है। ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो टाइम तकरीबन इसके अंदर 20 to 30 मिनट्स होता है जो हम उसकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और अगर टाइप की बात करें तो उसके अंदर आ जाती है आपके पास एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने मेंशन करनी है कि पेशेंट का जब हम होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जब हमने एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है तो सबसे पहले हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। उसके बाद उस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर वार्म एंड कूल डाउन पीरियड होना चाहिए। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप आ जाती है। फ्रीक्वेंसी उसके अंदर 2 to 3 टाइम्स अ वीक, इंटेंसिटी मॉडरेट, टाइम जो है 20 to 30 मिनट्स, एंड टाइप जो है वो एरोबिक। तो ये सारी बातें अगर आप मेंशन करेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये रिटर्न के हवाले से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है।